नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और ये करीब 24 साल के बाद ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेकिन आज हम उससे भी अलग हट के एक बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, लंबी जीत। बड़ी जीत के क्या मायने हैं और बड़ी हार के क्या मायने हैं। बड़ी हार का हम मसला जोड़ेंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी हार के रूप में 29 की 29 सीटें हारी हैं और उनकी एक सीट जो सिर्फ एक बार हारी गई थी 1980 के बाद से, छिंदवाड़ा, वो भी बीजेपी ने वहाँ अपना परचम फहराया। और जीत की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीत हुई है इंदौर के शंकर ललवानी की। उसके बाद सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज इस पर बात करेंगे कि क्या शंकर ललवानी, क्या शिवराज सिंह चौहान, इनका देश की राजनीति में क्या भविष्य है। इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की क्या स्थिति बनेगी, वो केंद्र में मंत्री बनेंगे या मध्य प्रदेश में काम करेंगे। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि चर्चा की शुरुआत के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के नेता क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। इसको आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियां हुई। हम तो बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल समाचारों तक सीमित रहेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। कांग्रेस ने और बड़ी गलती कर दी, नोटा को प्रत्याशी बनाया। अब ये सब विषय कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ चुनाव के बाद अब इन सब बातों से ऊपर आना चाहिए। अब हम और वो सब मिलकर के विकास करना। कमियों पे मंथन होगा। स्वाभाविक तौर पे जो परिस्थितियां बनी उसकी जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरी है और मैं मानता हूं कि पार्टी एकजुटता से मंथन के साथ नए विचार, नई तकनीक, नए तरीके से आगे बढ़ेगी और पार्टी का पुराना वैभव हम सब मिलकर लौटाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बार जो हमने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बातचीत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, उसमें दो पॉजिटिव चीज़ निकल कर आती है। डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि चुनाव हो गया, हम सब मिलकर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। और जीतू पटवारी ने जो कहा, उन्होंने एक लीडर के नाते ये कहा कि इस हार की जिम्मेदारी मुझ पर है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो स्वीकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि अब नई तकनीक, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ वो काम करेंगे। इसका मतलब कि बहुत जल्द जीतू पटवारी की मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई टीम बनेगी। उसमें युवा चेहरे होंगे, समझदार तो सभी होते हैं, लेकिन साथ में वो तकनीक के जानकार भी होंगे। और इसके साथ साथ चूँकि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सच में जो असली पारी है वो अब शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, तो कह सकते हैं कि जीतू पटवारी कांग्रेस के भीतर लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनको काम मिला है। वो परफॉर्मेंस में साबित करेंगे कि वो इसके काबिल हैं। जो कुछ लगता है उनकी साफ गोई, उससे ये तो लग रहा है कि जीतू पटवारी अगर कोई गलती होती है तो उसको खुले दिल से मानते हैं। और कई बार वो अपनी रो में कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जिसको कहते हैं कि जुबान फिसल जाती है। इस पर थोड़ा सा उनको सदकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो समय और घटनाएं बहुत सिखाती हैं। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगी और इसमें प्रदेश का भला होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो अभी तो बात करेंगे बड़ी जीत और बड़ी हार के मायने। जीतू पटवारी ने कहा कि वो बड़ी हार को अपने सर माथे पर लेते हैं और पार्टी को सुधारेंगे। मोहन यादव कहते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए इसमें स्टूडियो में हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, स्काइप पर जुड़ गए हमारे साथी पत्रकार मध्य प्रदेश के वरिष्ठ साथी श्री देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, रिकॉर्ड बना है इंदौर में भाजपा की जीत का, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा खाने में कंकड़ आ गया। कंकड़ ये कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में होते और उसके साथ ये जीत होती तो सोने पर सुहागा होता। अब हुआ ये कि एक तरफा मैच था, दौड़ने वाले अकेले भाजपा के उम्मीदवार थे, फर्स्ट आ गए। बोले और कौन दौड़ा था, बोले अकेले ही दौड़ रहे थे। तो ये चीज़ें ज़रूर चर्चा में कभी खटकेंगी, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है। अब रिकॉर्ड पर दर्ज हो गया है 12.25 लाख की जीत, ये रिकॉर्ड है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने भी 8 लाख से ऊपर की जीत दर्ज की है। और देश में इन दोनों का नाम मध्य प्रदेश की तरफ से चमकेगा, इसमें कोई शक नहीं। और मध्य प्रदेश का नाम भी इसलिए चमकेगा क्योंकि 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में मध्य प्रदेश ने डाली है। तो यहाँ की सरकार, यहाँ का संगठन और यहाँ के उम्मीदवार, वो सब इसके लिए
भाजपा की तरफ से बधाई के पात्र है। हम तो सबके साथ हैं, जो हारे हैं उनके भी साथ हैं और जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम करें। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं इन बड़ी हार और बड़ी जीत को? बिल्कुल, जो इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जी जो कहते हैं ना, कहीं खुशी कहीं गम। आप देखें कि भाजपा मध्य प्रदेश में सभी 29 सीट जीतकर वैसा जश्न नहीं मना पाई, क्योंकि उसको लग रहा था कि 400 पार या अकेले दम पर भाजपा का बहुमत आ जाए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। और इधर कांग्रेस सभी 29 सीटें हार गई, लेकिन देश भर में कांग्रेस जश्न मना रही, दिल्ली और सब जगह। तो वो नहीं मना पा रही प्रदेश में जश्न, क्योंकि उसके जो प्रदेश में 29 सीटें हार गई। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन आप देखेंगे कि राजनीति में यही होता है कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं होता। भाजपा आज सरकार बनाने का दावा, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री, दल के नेता संसदीय दल के चुने गए, उनको फिर से शपथ लेनी है। कांग्रेस ईडी गठबंधन ने कह दिया है कि वो दावा पेश नहीं करेगा। लेकिन इन सब के अलग मध्य प्रदेश में बड़ा गजब का माहौल रहा कि इस बार 29 सीटें, पिछली बार 28 सीटों पर जीत हुई थी। एक कसक जो थी छिंदवाड़ा की, वो पूरी हो गई इस बार भाजपा की, वो भी जीत ली उन्होंने। और इसके लिए वाकई में भाजपा का संगठन और सत्ता का जो समन्वय हुआ, और कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने उम्मीदें बनाई थी सरकार बनाने की, और जो बुरी तरह से हारी, तो जो मनोबल गिरा और उससे कार्यकर्ता उभर नहीं पाया। और नेतृत्व का जो परिवर्तन हुआ कि कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बनाए गए, क्योंकि पूरी जमावट कमलनाथ की थी, इनको आए तो इतने कम समय में एक नया अध्यक्ष क्या कर सकता था। शुरू से ही प्रत्याशी चयन और संगठन को मजबूत करने का मौका, और फिर एक के बाद एक कांग्रेस में झटके लगते गए। सुरेश पचौरी जी और कितने लोग कांग्रेस छोड़ते गए। तो ये भी कि उभर नहीं पाई कांग्रेस, और ना वो मैनेजमेंट कर पाई, ना प्रत्याशियों के भरोसे पूरा चुनाव रहा। और भाजपा में राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय बूथ कमेटी तक चुनाव के उसमें जुटे हुए थे अभियान में। इसी का ये परिणाम है कि भाजपा के जो लोग हारे थे लोकसभा चुनाव, गणेश सिंह हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, आलोक शर्मा हो, और भी करीबन 7-8 जो लोग थे जो विधानसभा का चुनाव हारे थे, वो लोकसभा का चुनाव जीत रहे, और 3-3, 4-4, 5-5 लाख से जीत रहे। और कांग्रेस के जो विधायक जीते थे, ओमकार सिंह मरकाम से लेकर सिद्धार्थ कुशवाहा, और भी इतने सारे 6-7 विधायक उन्होंने लड़ाए थे, वो लोकसभा का चुनाव पूरी तरह हार गए। तो भाजपा के तो हारे हुए जीत गए इस कसावट में, इस लहर में, इस पार्टी की दम में। और कांग्रेस के जो जीते हुए थे वो भी हार गए। तो ये एक ऐसा चुनाव है जो हमेशा याद किया जाएगा कि एक तरह से मतदाताओं ने ऐसा संतुलन बनाया है कि किसी को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया कि आप घमंड भी ना करो, और किसी को एक अभी तुम्हारी ऑक्सीजन हम और दे रहे हैं, निराश मत हो, हताश मत हो, और लड़ो और आगे बढ़ो। तो एक बड़ा जो कहते हैं, दरअसल ये भी है कि अब इन नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का भविष्य क्या होगा, नकुलनाथ का भविष्य क्या होगा? क्या जीतू पटवारी की टीम में नकुलनाथ रहेंगे? संगठन की हम बात करें, दिग्विजय सिंह जी का भविष्य क्या, चूँकि अभी वो राज्यसभा में सदस्य हैं, उनके पास कार्यकाल बचा हुआ है। दिल्ली में क्या उनकी भूमिका हो सकती है? ये सब बातें अभी चर्चा में आएंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी हार और बड़ी जीत के बीच में जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भविष्य क्या हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, फिर फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता है, विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन लोकसभा का जीत गए। गणेश सिंह भी अब सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। BD शर्मा भी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और दमदारी से वो जीत कर आए हैं। तो इनका सबका फ्यूचर क्या होगा, कांग्रेस के भीतर क्या स्थिति बनेगी, बीजेपी के जो ये चर्चित चेहरे हैं जो सुर्खियों में हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे अगले दौर की कि क्या मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी के लिए कुछ भाजपा में मिल सकता है, क्या शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बनेंगे या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगर अमित शाह गृह मंत्री के पद पर रहेंगे तो जाहिर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई ऐसा नाम जरूर आएगा जो देश भर में दौरे कर सके और कार्यकर्ताओं से परिवार के भाव से मिल सके। तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी फिट बैठता है। पार्टी के पास बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन अगर अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार में मंत्री की भूमिका में
आ सकते हैं, इस तरह के अनुमान हैं। तय तो पार्टी तय करेगी बीजेपी, लेकिन अभी तो अनुमान और अटकलें हैं। राठी जी, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? खासतौर से मध्य प्रदेश में जो बड़ी जीत है, शंकर ललवानी की कोई शक नहीं, आंकड़े के लिहाज से उनकी बड़ी जीत है, लेकिन अगर फाइट करके कोई जीते हैं तो शिवराज सिंह चौहान का आंकड़ा भी बहुत ऊंचा है और वो 8 लाख से ऊपर वोट से जीते हैं। हो सकता है कि इंदौर में अगर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में होते तो शायद ये आंकड़ा 11.25 लाख के आसपास इंदौर का नहीं जाता, घटबढ़ होती, लेकिन अभी तो आंकड़ा जो बताता उसी पर हम बात करेंगे। आपकी राय, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की क्या स्थिति होगी? कमलनाथ जी के चिरंजीव नकुलनाथ की स्थिति क्या होगी, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे, यानी वो जनता के बीच में रहेंगे। संकेत तो यही है कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पॉलिटिक्स करेंगे। आपकी राय? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी जीत होती है वो पूरा रिप्रेजेंटेशन, मतलब जीत का रिप्रेजेंटेशन, आज हमारे पास लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मध्य प्रदेश को करने के लिए सत्ता पक्ष का तो है, लेकिन विपक्ष का भी अगर रिप्रेजेंटेशन होता तो कहीं जो कमियां रह जाती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो 100% नहीं हो सकता। तो जो सत्ता में है, अगर सरकार के कोई अच्छे फैसले हैं तो ठीक है, कोई फैसले पे ऐसा है कि विरोध जताना है या जनता की बात लोकसभा तक रखनी है, तो उस लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आज विपक्ष नहीं है मध्य प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ा घाटा मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितना कि पक्ष जरूरी है। अब आपने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जीतें हुई, तो बड़ी जीत, चूँकि ये सब लोग फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करते रहे, जनता तभी इतनी बड़ी जीत देती है। अगर नहीं करते तो राहुल गांधी जैसे नेता भी हारे हैं, और भी बड़े बड़े नेता आप देखेंगे तो हारे भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन्हें काफ़ी अच्छा काम किया होगा, जब भी पॉपुलैरिटी अच्छी है, जनता के बीच उनके रिश्ते अच्छे होंगे। अब रही बात भारत सरकार में, केंद्र में क्या पद वगैरह मिलता है, तो इस बार जो केंद्र में भाजपा की सरकार आई है उसके चूँकि कुछ सांसद कम हैं और अन्य दलों को भी लिया है साथ में, तो उस अन्य दलों को एडजस्ट करने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा, आप फुल फ्लेज आप ही होते तो आपके पास पूर्ण रूप से बहुत सारे गुंजाइश थी, तो मुख्य कुछ पोस्टें जो हैं वो कुछ ये दलों को जाएंगी, कुछ भाजपा को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि किस किस को पद मिल पाता है, क्योंकि थोड़ी सी ये संघर्ष की लड़ाई लग रही है, इतना आसान नहीं है। अगर पूरे 272 आ जाती तो 100% मध्य प्रदेश से कम 5 मिनिस्टर बनते। तो अब मुझे लगता है कि वो देखने लायक विषय रहेगा कि कितने बनते हैं, और फिर अनुभव को, मोदी जी को कुछ नया करने का भी एक पैटर्न है उनका, तो इसमें क्या किसी नए को वो आगे बढ़ा दें, हो सकता है कोई पहली बार के सांसद कोई मंत्री बना दें, तो वो क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो उनका विशेष अधिकार है कि मंत्री किसको बनाना है। तो ये देखने लायक विषय रहेगा। रही बात जो कांग्रेस की आपने कहा, तो कांग्रेस को तो फील्ड में काफ़ी काम करना पड़ेगा। अब तो 5 साल पूरे, लगभग 4 साल लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए भी 4.5 साल है, तो इनके पास पूरा मौका है 4-4.5 साल का। इसमें काफ़ी अच्छा अगर वो काम करते हैं तो अगली बार मौका जनता उनको भी देगी, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो अगर काम करेंगे तो ही उनको कुछ मौका मिलने की गुंजाइश रहेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही है कि मध्य प्रदेश में तो हमने कहा कि चूंकि दिल्ली में अब सरकार को बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने से देवदत्त जी, बीजेपी का हाथ तंग है। 240 सांसद जीते हैं और बाकी वो आपको दूसरों पर निर्भर करना पड़ रहा है। तो जैसा पिछली बार की हम बात करें तो अटल जी की जब सरकार होती थी तो गठबंधन में काम होता था। मोदी जी को गठबंधन में काम करने का तजुर्बा नहीं है अभी। अगर हम दिल्ली की बात करें, भारत की सरकार चलाने के लिए गठबंधन के बजाय वो 10 साल से फुल फ्लैश काम कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में वो कई जगह उनको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, समझौते करने पड़ेंगे। उसमें जैसे चर्चा आज दिन भर से ही चल रही थी कि क्या लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे काम होंगे जिस पर जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी रुचि होगी कि वो गृह मंत्रालय देखना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय देखना चाहते हैं, या उनका HRD में मानव संसाधन में इंटरेस्ट है, किसी का सड़क वाले मामले में इंटरेस्ट है, किसी का रेल मंत्रालय में है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर मेरे ख्याल से फिल्टर होंगे, सब चीज़ें छन्ना लग कर आएंगी। लेकिन अभी तो यही है कि मध्य प्रदेश के जो दिग्गज जीत कर गए हैं उसमें सबसे ऊपर नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। शंकर ललवानी भी, चूँकि मध्य प्रदेश में किसी सिंधी लीडर को राज्य सरकार में स्थान नहीं मिला है,
तो हो सकता है कि दिल्ली में किसी को स्थान मिले, उसमें शंकर ललवानी का भी नाम हो सकता है। इसके साथ साथ BD शर्मा का हमने जिक्र किया है, आदिवासी के नाते फग्गन सिंह कुलस्ते उसमें हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि जो बड़ी जीत के साथ दिल्ली जा रहे हैं उनकी धमक भी होगी, उनकी चमक भी होगी, लेकिन हाथ तंग के होने के चलते कितना उनको वहाँ तवज्जो मिलती है, इस पर सबकी नज़रें होंगी। जब 8-9 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन होगा, 8 तारीख को सुन रहे हैं कि शपथ हो सकती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल शपथ लेगा, तो ये बहुत सारी बातें देश भर में चल रही है। अफवाहें भी बहुत सारी चल रही है कि जो इंडी ब्लॉक है, इंडिया जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो भी सरकार बनाने की बात कर रहा है। तो अब लोकतंत्र में और सोचने में तो किसी को बुराई नहीं है, इसमें टैक्स तो लगता नहीं है, तो ज़रूर वो सोच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। जो किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात उन्होंने की थी। तो बहुत सारी बातें जो दिल में रखी हुई हैं, अगर मौका मिलता तो वो भी चौके छक्के लगा सकते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, फिलहाल तो जो अभी दिल्ली से खबरें थी कि खरगे जी के निवास पे जो दलों की बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उन्होंने शायद सरकार बनाने के लिए दावा पेश नहीं करने का एक तरह से फैसला लिया। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी जी के तारीख लगभग तय कि 8 तारीख को वो शपथ लेंगे। और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो पिछली बार भी कम नहीं था। एक समय तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, हमेशा से अटल जी प्रधानमंत्री रहे, दबदबा रहा। और इस बार चूंकि 29 सभी सीटें जीती हैं तो बहुत अच्छा वहाँ महत्व मिलना था। लेकिन जिस तरह से अब सहयोगी दलों को साधना है, आज ही जो खबरें आ रही है, चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा अध्यक्ष भी चाहिए और 5 महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के विभाग भी चाहिए, और फिर इसी तरह नीतीश कुमार और भी जो लोग हैं वो अपनी शर्तें रखेंगे। तो अब उतनी आज़ादी भाजपा के पास नहीं रही कि वो अपने लोगों को किस तरह से एडजस्ट कर सके। मध्य प्रदेश में ज़रूर इस बार फिर अच्छे नाम है, जैसे पिछली बार जो लोग केंद्रीय मंत्री थे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वो सब यहाँ के विधानसभा लड़े थे। बाकी लोग तो एडजस्ट हो गए। फग्गन सिंह कुलस्ते जो विधानसभा हार गए थे तो लोकसभा, और जो कि आदिवासी चेहरा पे वो तो है ही उनका विष्णुदत्त शर्मा के लिए भी अमित शाह मोदी कह गए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लास्ट में जो हरदा बैतूल की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि हम इनको दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, साथ में इनका काम करेंगे, इनके लिए हमारे साथ काम करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई है, और एक वो उनकी जो वाकपटुता है, जो उनकी शैली है, उसका उपयोग अब पार्टी को जरूर करने की जरूरत आ गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य में एक बात और है देवदत्त जी, नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले कह रहे थे, नतीजे आने के पहले, कि उन्होंने जो कुछ 10 साल में काम किया है वो तो एक तरह से ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। तो जो वो फिल्म दिखाना चाहते थे, बहुमत के अभाव में उतनी रफ्तार से उनकी गाड़ी दौड़ेगी, इस पर थोड़ा संदेह है। लेकिन ये भी है कि हो सकता है कि जो जोड़ तोड़ या कामकाज का तरीका रहा है कि संकट के समय माने आपदा को अवसर बनाने का, ये जो आपदा है बहुमत नहीं मिलने की, इसमें भी वो 18 ऐसे लोकसभा सदस्य जो अन्य से आए हैं, माने वो इंडिपेंडेंट भी है, अगर वो 18 भाजपा में शामिल होते हैं, कुछ और दूसरे छोटे मोटे दल हैं जो हैं, अगर ये करके 32 सीटें बीजेपी कहीं से भोपाल की भाषा में कहीं जुगाड़ कर लेती है तो 272 का आंकड़ा उनके पास आ सकता है। लेकिन ये सब सरकार बनने के बाद की स्थिति है। बनने के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक क्या स्थिति बनेगी, इस पर सबकी नज़र होगी। शिवसेना के जो सांसद जीत कर आए हैं उद्धव ठाकरे के, उन पर भी नज़र हो सकती है। इसके अलावा दूसरे जो दल हैं छोटे मोटे इक्का दुक्का वाले, वो भी इस आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हमें लगता है कि समय उसका उत्तर देगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, उनसे फिर हमारा संपर्क टूट गया है। आपकी राय राठी जी कि 6 महीने 1 साल में सीन क्लियर होगा कि बीजेपी क्या बिना बहुमत के गठबंधन के साथ सरकार चलाएगी, या बहुमत की जुगाड़ कर फिर वो गठबंधन के साथ सरकार चलाएगी, जैसे उसने पिछले 10 साल सरकार चलाई है? आपका सोचना क्या? फिर मैं रमेश जी से एक बार हम और ट्राई करेंगे, अगर बात होती है तो उनकी क्या राय? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली और जो आज तक का काम करने का उनका रिकॉर्ड है, उनने कभी भी अल्पमत में काम नहीं किया, चाहे वो गुजरात में रहे हों या भारत सरकार में भी रहे।
तो उनने हमेशा पूर्ण रूप से बहुमत के आधार पर ही काम मैं किया। माफ़ी मांग के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल से रमेश जी से संपर्क हुआ, वो गांव देहात में रहते तो वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। अगर राठी जी आपकी अनुमति हो तो उनसे बात कर लें। जी जी बिल्कुल। रमेश जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। दरअसल बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, नटशेल में बात करें, और गठबंधन की सरकार इस बार पूरे फॉर्म में काम करेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। पिछले बार 10 साल भी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन तब बीजेपी उन पर निर्भर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को अपने को खुद पूरा बहुमत मिला था। इस बार थोड़ा सा हाथ तंग है नरेंद्र मोदी का। क्या वो साल 6 महीने में बहुमत वाली जुगाड़ कर सकते हैं, सांसदों को ला सकते हैं दूसरी पार्टियों से या जो निर्दलीय है? और उसके बाद क्या सीन होगा? एक तो ये, दूसरा मध्य प्रदेश की तरफ से 29 की 29 सीटें बीजेपी को जीत कर दी। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। इसमें शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज़्यादा वोट से जीते हैं, शंकर ललवानी 12.25 लाख से जीते हैं, और बीडी शर्मा का भी इसमें नाम है कि वो कुछ ना कुछ केंद्र में मंत्री बना जा सकते हैं। आपकी राय, ये बड़ी जीत वालों को आप किस ढंग से देखते हैं? अगला भविष्य क्या दिखता है? राघवन जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछली विधानसभा की जीत का जो मोमेंटम था उसको बनाए रखा। इसकी वजह से 29 की 29 सीटें मिली। इसकी कुछ वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये रही कि कांग्रेस की अति कमजोरी और गिरे हुए मनोबल के बीच ने बीजेपी को बड़ी जीत की तरफ धकेला। किसान और गेहूं की एमएसपी की जो वादा खिलाफी थी उससे किसान आक्रोशित था, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को इसे मुद्दा बना के उड़ाने में विफल रही। कांग्रेस इतनी ज्यादा कमजोर रही कि वो मैदान में ही नहीं दिखी। कांग्रेस की तीसरा कारण था, कांग्रेस ने जो भगदड़ मची थी उसने कांग्रेस के मोमेंटम को तोड़ा, उसको इतना कमजोर कर दिया कि उस कमजोरी ने बीजेपी के मनोबल को बढ़ा दिया। इसके बाद इससे क्या हुआ कि जनता में एक मनोवैज्ञानिक ये भाव आ गया कि बीजेपी अजय है, और जो कांग्रेस का समर्थक था, जो कांग्रेस की तरफ जाना चाहता था, या जो बीजेपी से खफा था, वो घर बैठ गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका राघवन जी ये रही कि 18 साल में शिवराज जी ने जो राजनीतिक संस्कृति विकसित की थी, जिसमें समन्वय, सहकार और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की एक जो भावना पनपी थी, उनकी कार्यशैली थी ये राजनीति की। इसने क्या किया कि बीजेपी के प्रति एक जो एंटी इनकमेंसी या जो असंतोष का जो स्फोटक लावा होता है ना, उसको डेवलप नहीं होने दिया। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के तरफ। तो नरेंद्र मोदी अभी तक 10 साल में इस तरह की गठबंधन सरकार नहीं चलाई जिसमें कि उन्हें सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ो। अब पहली बार आरजेडी और जेडीयू की जेडीयू और जो नायडू की पार्टी है उस पर निर्भर रहना पड़ रहा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि महत्वपूर्ण मंत्रालय मांगेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे ये, और अगर बीजेपी इसे रोकती है तो राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। अगर नहीं रोकती तो बीजेपी पे एक जो अभी तक 10 साल में जो आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का, वो लगेगा। इसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बीजेपी को अपना जो एजेंडा है उसे छोड़ना पड़ेगा। हिंदुत्व के मुद्दे में मेरे ख्याल से जो जेडीयू है अपनी स्पष्ट लाइन लेगी, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है बिहार का, वो उसे इस बात के लिए मजबूर करेगा। ये यूसीसी पे बात कर सकते, न सीए पे बात कर सकते, न मथुरा काशी पे बात कर सकते। अच्छा, इसके बाद हो सकता है ये पाकिस्तान के मामले में भी अपने एक स्टैंड फॉरेन पॉलिसी में, हालांकि इसकी संभावना कम है। अब जहां तक ये कि ये जुगाड़ लेंगे समर्थन, तो इसकी संभावना लोकसभा में कम ही लगती, क्योंकि इनको काफी करीब 30-35 सीटें चाहिए, और 30-35 सांसद कहां से तोड़ेंगे? इतना बड़ा फ्रैक्शन होकर किसी पार्टी का इनमें मिल जाना। हालांकि बीजेपी ने ये काम कारनामे कर दिखाया है पिछले 10 सालों में, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात यह है रमेश जी, इस पूरे मामले में टीडीपी को इस बात पर एतराज हो सकता है, नायडू की पार्टी को, कि गृह मंत्री के मामले में वो अमित शाह को लेकर आपत्ति कर सकते हैं। अगर अमित शाह को लेकर आपत्ति हुई तो फिर अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ जा सकते हैं, और बीजेपी गृह मंत्री के लिए कोई नया नाम सोचकर आ सकती है। तो ये बहुत सारी बातें, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में जितना बढ़िया काम अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ मिलकर किया है, उसका भी एक तरह से उनको विकल्प तलाशना होगा। लेकिन बात वहीं आकर अटकेगी कि आखिर बीजेपी किस हद तक समझौता करेगी, कितनी अपने सहयोगी की बातों को मानेगी, उनकी शर्तों को कितना
कस के मानेगी, कितना उसमें उदारता बरतेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर अभी आने वाले दिनों में सीन क्लियर होगा। और हमने कहा कि जैसे आपदा को अवसर बनाने वाली भाजपा के सामने ये सबसे बड़ी आपदा है। पिछले 10 साल की बात करें कि उसके पास बहुमत नहीं है और वो पार्टियों के समझौते, सौदेबाजी या एक खराब शब्द है ब्लैकमेलिंग, उससे कितना वो अपने आप को उबार पाती है। यहाँ मोदी की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में मोदी जितना सफल होंगे उतना लोग कहेंगे कि वो अटल जी के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटल जी ने समन्वय के साथ काम किया था, गठबंधन की सरकार को 5 साल तक चलाया था। मुझे लगता है इसमें अगर एक एक लाइन की टिप्पणी कोई दे, राठी जी आप, देवदत्त जी आप, तो फिर चर्चा को हम समापन की तरफ ले जाएं। जी, अटल जी ने देखिए आप खरीदारी नहीं करी थी, एक सांसद की भी कमी होने पे उन्हें इस्तीफा देके छोड़ दिया था। बाकी समन्वय की सरकार उनने सबसे अच्छी चलाई, उनसे अच्छा किसी ने नहीं चलाई। बिल्कुल, देवदत्त जी कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अटल जी समन्वय की चलाते थे तो मोदी जी जोड़ तोड़ की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, खासकर अमित शाह उनके जो प्लेयर है सबसे जी। बड़े। तो उनके लिए यही है कि जी वो कौन सा अस्त्र उपयोग करते हैं। रमेश जी, देश में कमजोर सरकार की वजह से आपका सामरिक महत्व के मामलों में भी बड़ा और ग्लोबल उसमें भी आपकी दखल रहता है। क्या पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश खुश होंगे कि देश में कमजोर सरकार है और बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है? राघवन जी, सिर्फ पड़ोसी नहीं, पूरी दुनिया खुश है। अमेरिका बहुत खुश है, चीन बहुत खुश है, पाकिस्तान बहुत खुश है, मालदीव बहुत खुश है, क्योंकि एक भारत में एक मजबूत सरकार की वजह से भारत की जो वैश्विक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत मजबूत हो गई थी। और इस आंतरिक जो राजनीतिक मतभेद रहेंगे, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, इससे जियोपॉलिटिकल महत्व भारत का घटेगा और इसको सब खुश होंगे। बिल्कुल, तो चलिए आगे हम इस पर और भी विस्तार से बात करेंगे। अभी समय इशारा कर रहा है कि चर्चा को यूँ रोका जाए। रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, चर्चा में आपसे देर से मुलाकात हुई, देर से बातचीत हुई। देवदत्त जी आपका साधुवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।